हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशीष। स्वागत है आपका डेली साइंस विद आशीष सर में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने मॉक टेस्ट जो लगाया था उसमें हमने सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस को कर पाए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो बाकी के और 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन 20 क्वेश्चंस को हम फटाफट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बताइएगा कि वीडियो पहला वाला कैसा लगा था, और अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़रूर देख लें। आइए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने 80 क्वेश्चन तक कर लिया था। हम लोगों ने यहाँ तक किया था कि चॉकलेट का स्वास्थ्य के लिए क्या ख़राब हो सकता है। आइए हम लोग 81 को डिस्कस करते हैं कि 81 में क्या दिया है। 81 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, 3 बातें कह दिया है कि ऊतकों की वृद्धि, उसके विकास और उसके सुधार के लिए क्या आवश्यक होता है। ठीक है, तो विकास और अगर वृद्धि सुधार के लिए हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन को हम अपने बॉडी का क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। यानी कि हम इसी से, हमारे प्रोटीन से ही हमारे शरीर का क्या होता है, विकास होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, 81 का एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रोटीन कोशिकाओं तथा ऊतकों के संरचनात्मक भाग को बनाता है, यानी स्ट्रक्चरल पार्ट्स को बनाता है, तथा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास, सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए 82 को देखते हैं। 82 क्या कह रहा है। 82 क्वेश्चन को देखेंगे तो कह रहा है कि पौधों में जल ऊपर की ओर गति करता है तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, आप प्लांट देखे होंगे। प्लांट में आप देखेंगे नीचे रूट होता है। ठीक है, रूट से क्या होता है, जो पानी एब्जॉर्ब होता है वो पानी एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाता है, पत्तियों तक जाता है। ठीक है, तो पत्तियों तक जाता है तो किसके द्वारा जाता है, हमको पता है कि वो जाइलम के द्वारा क्या होता है, अवशोषित होता है। ठीक है, मतलब पानी का जो ट्रेवल होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। अगर ऑप्शन में कहीं जाइलम दिया होता तो हम जाइलम को मार्क करते हैं, लेकिन जाइलम यहाँ पर दिया है नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसारोहण हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या दिया है कि पौधों में जड़ों के मूल रोमों, जड़ों में आप देखेंगे जैसे ये जड़ होती है तो इस जड़ में देखेंगे तो छोटे 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 रोएनुमा संरचना आपको देखने को मिलती है। उसी को हम क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर द्वारा भूमि से पानी का अवशोषण होता है। ठीक है, पानी का अवशोषण किसके विपरीत, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होता है। अर्थात ऊपर की ओर जो बढ़ने की प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यह जाइलम वेसल और जाइलम वेसल के ल्यूमन के रास्ते होते हुए जाता है। ठीक है, इतना डिटेल हमको नहीं पढ़ना है, बस जानते रहिएगा कि रसारोहण और जाइलम किसको कहते हैं। 83 को देख लीजिए। 83 क्या कर रहा है, कह रहा है कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, यानी कि जो आयरन है, आयरन की जो प्रचुर मात्रा है वो कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पाई जाती है। तो क्या आपको केला खाने से मिल जाता है, क्या आपको दूध खाने से मिलता है, या हरी सब्जी खाने से मिलता है, या सेब खाने से मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरी सब्जी। ठीक है, जब हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है। ठीक है, क्योंकि उसी में आप देखेंगे क्या क्या मिल जाएगा आपको, मेथी भी मिल जाएगी, पालक मिल जाएगा, सेब मिल जाएगा, राजमा मिल जाएगा, और इन सब में क्या होता है, लोहे की सबसे अधिक मात्रा होती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण पहले किसका ऑक्सीकरण, तो पहले प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो हरे पौधे करते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं और ज़मीन से क्या लेते हैं, H2O लेते हैं। ठीक है, आइए नीचे इसका रिएक्शन मैंने दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए हरे पौधे क्या कर रहे हैं, ठीक है, CO2 ले रहे हैं और H2O ले रहे हैं। ठीक है, CO2 और H2O लेने के बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Hme हो जाएगा, यानी सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि ऑक्सीकरण क्या होता है। मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जो जल होता है, वाटर जो होता है, वाटर का होता है ऑक्सीकरण, और इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या क्या बनते हैं, तो बनता है हमारा ऑक्सीजन बनता है, और बनता है H2O बनता है। क्या क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है और H2O बनता है। लेकिन जो CO2 होता है, CO2 का होता है अपचयन, और CO2 के अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका क्या पूछा है, ऑक्सीकरण पूछा है ना, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा जल का। ठीक है, अगर अपचयन पूछता तब कार्बन डाइऑक्साइड होता। आइए 85 को देख लीजिए। 85 क्या करें कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, यानी किसकी आवश्यकता नहीं होती है, पौधों के ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो क्या चाहिए, सोडियम चाहिए, जी नहीं, सोडियम नहीं चाहिए,
हाँ। नाइट्रोजन चाहिए, हाँ चाहिए। कैल्शियम चाहिए, हाँ चाहिए। फास्फोरस चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सोडियम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यह न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में और ऑक्जेलिक एसिड के एकत्रित होने तथा जल संतुलन आदि की क्रिया में भाग लेता है, जबकि कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं वो क्या करते हैं, पौधे की वृद्धि में आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट वन को देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है। ठीक है, यानी सबसे कम मात्रा किसमें होती है, आलू में ठीक ठाक मात्रा होती है, केले में भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, मकई या मक्का में भी आपको मिलेगा, जो मटर होता है यहाँ पे आपको सबसे कम कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। अब देख लीजिए इसका आंसर नंबर डी दिया हुआ है। नेक्स्ट वन को देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं। हाइड्रो माने पानी होता है, फाइट्स माने क्या होता है, पौधा होता है। ठीक है, इसको हम तोड़ लेंगे तो हाइड्रो माने पानी और फाइट्स माने पौधा कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स के लिए क्या चाहिए, ठीक है, जो पौधा ठीक है जल में उगता हो, हाँ ठीक है बिल्कुल उसको कहेंगे, लेकिन जो पौधा बिना मिट्टी के उग जाता हो। ठीक है, यानी पौधे को उगने के लिए हमें क्या चाहिए, मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर प्लांट बिना मिट्टी के उग रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। देख लीजिए, जल में उगने वाले वनस्पतियों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहते हैं। ठीक है, इन वनस्पतियों को मिट्टी की आवश्यकता होती भी है और नहीं भी होती, जनरली नहीं होती है क्योंकि हाइड्रोफाइट्स है तो नहीं होगा। ठीक है, आइए अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे आहार में निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की साधन के लिए आवश्यकता हो, यानी ठीक है, हड्डियों और दांत, तो सिंपल सी बात है कौन हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी गया है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर में अस्थियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। फास्फोरस भी अस्थियों और दांतों का निर्माण करता है, तो मोस्टली हम देखेंगे तो कैल्शियम हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, एपीफाइट्स पौधे, ठीक है, एपीफाइट्स ये पौधे हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, दूसरों पर आश्रित किसके लिए आश्रित होते हैं, ठीक है, क्या भोजन के लिए नहीं, उनके पास पत्तियां होती हैं, वो अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर लेते हैं। जान के लिए नहीं, उनमें जान खुद होती है। छाया के लिए छाया नहीं, उनको लाइट चाहिए। ठीक है, लाइट चाहिए तो उनके लिए क्या हो जाएगा, यांत्रिक अवलन के लिए हो जाएगा, अवलन के लिए हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर एपीफाइट्स स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी उनको कहते हैं जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। ये पौधे दूसरे पौधे पर केवल यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नाशय को पाचक रस उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कि अग्नाशय से जो एंजाइम्स निकलते हैं उनको उत्तेजित कौन करता है, रेनिन करता है, जी नहीं, रेनिन तो खुद आमाशय से निकलता है, जो जठर ग्रंथि आमाशय में पाई जाती है, जठर ग्रंथि से रेनिन निकलता है। और आपको बताना है जो रेनिन है वो किसको पचाता है, जो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है, इसे आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलने वाला एक एंजाइम है। पेप्सिन कहाँ से निकलता है, तो पेप्सिन आमाशय के जठर ग्रंथि से निकलने वाला एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पचाता है। लेकिन जो सिक्रेटिन होता है, ये सिक्रेटिन क्या करता है, सिक्रेटिन हार्मोन्स उत्तेजित करता है किसको, अग्नाशय को, कि वह पाचक रस निकाले। देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन भी वही होगा। देखिए, सिक्रेटिन नामक हानि अग्नाशय उत्पादन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, नामक हार्मोन्स जो होता है, यहाँ पे हानि नहीं होगा, यहाँ पे हार्मोन्स होगा। हार्मोन्स अग्नाशय को यहाँ पे जठर नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा पाचक रस के उत्पादन को उत्तेजित करता है। ठीक है, यह जठर रस के स्रावण को कम करता है तथा अग्नाशय की वृद्धि को, कार्यकी को प्रेरित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। ठीक है, क्या डीएस डीएनए, यानी डीएस का यहाँ मतलब है डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरा वाला डीएनए, डीएस आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, एसएस आरएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और क्या होता है डीएस आरएनए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसएस आरएनए। देख लीजिए, ठीक है, एड्स का जो फुल फॉर्म होता है AIDS, ए से होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV एक फुल फॉर्म है, के संक्रमण से होने वाला एक रोग है। यह विषाणु एक रिट्रो विषाणु होता है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। HIV का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह एकल रज्जुकी RNA के 2 अणु पाए जाते हैं, यानी इस तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड के 2 RNA पाए जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लौह संचयी प्रोटीन है।
ठीक है। तो लौह संचयी कौन प्रोटीन, तो फेरेटीन होता है। देख लीजिए ऑप्शन में आपको फेरेटीन ही मिलेगा। ठीक है, फेरेटीन एक लौह संचयी प्रोटीन है जो मुख्यतः प्लीहा, यकृत, अस्थिमज्जा में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन संश्लेषण हेतु आवश्यकता पड़ने पर यह आयरन के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। आइए 93 को देखते हैं। 93 क्या करा है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। पहले तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है आप बताएंगे। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में, और जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है वो कहा जाता है प्लीहा को। ठीक है, देख लीजिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा मृत अथवा चोटिल आरबीसी को प्लेटलेट्स का समय समय पर भक्षण होता रहता है। ठीक है, आइए 95 को देख लीजिए। 95 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है कि क्या एम्फीटेमाइन एक उत्तेजित है, क्या मॉर्फिन एक उपासक है, एलएसडी क्या है एक विभ्रामक है, या कोकीन एक शांत प्रसाद है। ये शांत, ये ऑप्शन यही आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए शामक मानसिक तनाव, चिड़चिड़ेपन व उत्तेजना को शांत करता है और दर्द को शांत करता है और नींद को क्या करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको दिया गया बर्टिट्रेट्स है। ठीक है, ढेर सारे हैं जो आपको क्या करते हैं, रुधिर को संकुचित करते हैं, वो आपको आराम की अवस्था में लाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहले समझ लीजिए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या। तो यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो डीएनए को क्या करता है, जो डीएनए का जो डबल बॉन्ड होता है, डबल स्टैंड इस तरीके से, तो इनको कट करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम डीएनए को काटने वाली कैंची भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर नाइफ किसको कहते हैं, तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही मॉलिक्यूलर सीजर और मॉलिक्यूलर नाइफ कहते हैं। ये करता क्या है, ये जो फास्फोडाइएस्टर बंध होता है, यह इसी फास्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ने का क्या करता है, काम करता है। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही भी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कोसा अंग जिसमें अपवाद स्वरूप जल अपघटनी एंजाइम की अधिकता होती है। ठीक है, तो किसमें जल अपघटनी एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं। यानी इसके ब्लास्ट होने से जो सेल होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्तनी में इंटरवर्टिबल डिस्क निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्टिलेज पाया जाता है। तो देख लीजिए किस प्रकार का कार्टिलेज होता है, क्या डायलिन कार्टिलेज होता है, क्या फाइब्रस कार्टिलेज होता है, क्या कैल्शियमकृत कार्टिलेज होता है, या इलास्टिक कार्टिलेज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, फाइब्रस कार्टिलेज होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 99 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। ठीक है, तो क्या सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, सुमेलित नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए लैमार्क जिराफ से सुलेमित है। ठीक है, ठीक है, ड्रोसोफिला मॉर्गन इस पर अपना प्रैक्टिकल किए थे। ठीक है, और जो गैलेपेगोस आइलैंड है और ये डार्विन वहाँ पर फिंचेस के स्टडी किए थे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है इस पर मेंडल ने स्टडी नहीं किया था। मेंडल ने किस पर स्टडी किया था, तो मेंडल ने अपना स्टडी किया था गार्डन पी पर। मेंडल ने अपना स्टडी किस पर किया था, गार्डन पी पर किया था। और इन्होंने क्या किसका नियम दिया है, हेरिडिटी का नियम दिया है, इसलिए जो डी वाला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। मेंडल ने मीठी मटर पर अनेक प्रयोग किए थे, आनुवंशिकी के नियमों को प्रतिपादित किए थे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रूप में डार्विन के खोजों को प्रकाशन किया गया था, जिसके तुरंत पश्चात 1866 में मेंडल ने खोजों को पुनः प्रकाशन के, अतः विकल्प जो डी है वही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कौन सुमेलित है नहीं, कौन सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। आइए आज के अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एडीएच पारगम्यता का नियमन करता है। कौन करता है भैया, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक एडीएच निकलता है, एक और एक ऑक्सीटोसिन निकलता है। अच्छा, एडीएच का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है। क्या ये समीपस्थ कुंडली से निकलता है, जी नहीं निकलता है। संग्रह नलिका और दूरस्थ कुंडलिका से, हाँ ये यहाँ से निकलता है। ठीक है, हेलने लूप और ये इनका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, आइए देख लीजिए
वैसोप्रेसिन अथवा एडीएच पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्चपिंड से स्रावित होता है। यह हार्मोन वृक्क में मूत्र वाहिनियों की दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं तथा संग्रह नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे मूत्र में जल की मात्रा कम हो जाती है। यह हार्मोन पारगम्यता एवं मूत्र के मात्रा का नियमन करता है। इसी कारण इसको मूत्र रोधक हार्मोन्स भी कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं, जो कि एडीएच का फुल फॉर्म है। आई बात समझ में आपको? तो ये आपके सामने थे फ्रेंड्स 30 क्वेश्चंस। आप बताइएगा कि 30 क्वेश्चन कैसे लगे आपको, ठीक है, जिसका कि 10 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही लेक्चर में दे दिया है और ये 20 क्वेश्चन आज थे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आप लाइक शेयर कमेंट करते हुए बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर आपको इस तरीके का वीडियो और भी चाहिए या कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।